बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो लेक्चर है ये एफएससी फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के लिए है और चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 2 हमारे जो सेकंड चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है। चैप्टर नंबर 2 हमारे इसका ये लास्ट टॉपिक होगा। और टॉपिक क्या है आज जो हम करेंगे वो है, लास्ट डे हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो पहले हम बात करेंगे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, देखिए जब हम डिफाइन करेंगे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को, उसकी डेफिनेशन क्या होगी कि द वेक्टर सम ऑफ all the forces acting on a body must be zero। अब चूँकि ज़ीरो नहीं कह सकते क्योंकि जो वेक्टर सम है तो हम क्या कहेंगे, नल वेक्टर। तो वेक्टर सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस शुड बी, या क्या होना चाहिए, एक नल वेक्टर होना चाहिए। यानी एक बॉडी पे जितनी भी फोर्सेस अमल कर रही हैं उनका सम अगर ज़ीरो है, यानी नेट फोर्स जो है अगर ज़ीरो है तो बॉडी क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। इसकी फर्स्ट कंडीशन है। अब देखें इसे मैथमेटिकली अगर हम लिखेंगे, मैथमेटिकली सिग्मा एफ इज इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो। सिग्मा एफ इक्वल्स ज़ीरो। तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस शुड बी क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। यानी इसका मतलब क्या है कि लेट अगर एक बॉडी में 5 फोर्सेस अमल कर रही हैं तो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस सो जितनी फोर्स अमल कर रही है, लेट Fn फोर्स अमल कर रही हैं, तो उनका सम क्या होना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। अब देखें इन केस ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस अगर हम बात करें, इन केस ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, और कोप्लेनर फोर्सेस कौन सी हैं, सबसे पहले द फोर्सेज विच एक्ट इन द सेम प्लेन, द फोर्सेस विच एक्ट इन द सेम प्लेन, वो फोर्सेस जो एक ही प्लेन में अमल करती हैं उनको हम क्या कहते हैं, कोप्लेनर फोर्सेस कहते हैं। अगर फोर्सेस जो हैं किसी बॉडी पे अमल कर रही हों और वो एक ही प्लेन में अमल कर रही हों तो हम क्या करते हैं, हम उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में इस फर्स्ट कंडीशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस फर्स्ट कंडीशन कैन बी, फर्स्ट कंडीशन can be described in the form of rectangular components of forces। कौन से, अगर वो xy प्लेन में है rectangular components, जैसे दैट इज अगर xy प्लेन में तो fx एंड fy। ठीक है, तो हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में इस लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हम ये कहेंगे कि सम ऑफ द वेक्टर सम ऑफ वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस, एक्टिंग अलोंग वो फोर्सेस अलोंग जो एक्स एक्सिस के अलोंग अमल कर रही हैं, उनका वेक्टर सम शुड भी क्या होना चाहिए, नल वेक्टर। शुड बी नल वेक्टर।
या हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि द वेक्टर सम ऑफ x components of forces, the vector sum of x component of forces, कि जितनी भी फोर्स अमल कर रही हैं उनका जो सम ऑफ x component of forces शुड भी क्या होना चाहिए, शुड भी नल वेक्टर, क्योंकि किसी फोर्स का जो कंपोनेंट होगा, जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, बेशक वो क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगी। यानी हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास किसी भी रिजिड बॉडी पे या किसी बॉडी पे अगर फोर्सेस अमल कर रही हैं, F1 है तो F1x प्लस F2x प्लस F3x प्लस सो ऑन Fnx, जितनी भी फोर्सेस हैं इनके एक्स कंपोनेंट का सम क्या होना चाहिए, ज़ीरो, या हम इसको सिग्मा फॉर्म में लिखेंगे, सिग्मा Fx इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। इसी तरह द वेक्टर सम, the vector sum of forces along y axis जो अमल कर रही हैं या जो वर्टिकल फोर्सेस जो अमल कर रही हैं उनका सम भी क्या होना चाहिए, शुड भी नल वेक्टर, वो भी एक नल वेक्टर होना चाहिए, या शुड भी ज़ीरो, शुड भी क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। या हम कह सकते हैं कि F1y प्लस F2y प्लस F3y प्लस सो ऑन Fny इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ज़ीरो, या सिग्मा Fy इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ज़ीरो। सिग्मा Fy इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब जितने भी कंपोनेंट्स हैं फोर्सेस के, कौन से कंपोनेंट्स, वर्टिकल कंपोनेंट्स, या हम कह सकते हैं जो वाई कंपोनेंट्स हैं उनका सम भी क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। अगर हम टू डायमेंशन में, यानी हम एक प्लेन में फोर्सेस अमल कर रही हैं तो प्लेन में टू डायमेंशन होगा, यानी दो डायरेक्शंस होंगी, तो दोनों डायरेक्शन के अलॉन्ग जो कंपोनेंट्स हैं, या हम कह सकते हैं जो फोर्सेस हैं अलॉन्ग एक्सिस वाई एक्सिस, दैट शुड बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। तो ये फर्स्ट कंडीशन है, अगर जो फुलफिल होती है तो बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। अगर फर्स्ट कंडीशन फुलफिल होती है तो बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में बॉडी कब होता है, वेन लीनियर एक्सेलरेशन बॉडी का क्या हो, ज़ीरो हो। लीनियर एक्सेलरेशन इज ज़ीरो, जबकि बॉडी का लीनियर एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, या हम कह सकते हैं ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो होगा। बॉडी का ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा तो बॉडी किस इक्विलिब्रियम में होगा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। तो जो फर्स्ट कंडीशन है दैट इज़ फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अब देखें वेक्टर सम ज़ीरो है, सारी फोर्सेस का, जितनी फोर्स अमल कर रही है तो उसके बाद बॉडी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर सकता। हाँ, एंगुलर उसमें एक्सेलरेशन हो सकता है, रोटेशनल एक्सेलरेशन या एंगुलर एक्सेलरेशन हो सकता है, या हम कह सकते हैं उसमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम हो सकता है। अगर टॉर्क भी क्या होना चाहिए, ज़ीरो। तो अगर फॉर एग्जांपल फोर्सेस का सम ज़ीरो है तो भी हो सकता है कि बॉडी जो है वो रोटेट कर रहा हो, इसमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम ना हो। तो फर्स्ट कंडीशन इज़ अबाउट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन इज़ अबाउट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अब हम बात करते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन इक्विलिब्रियम का डिफाइन करें सबसे पहले तो क्या है कि द वेक्टर सम, द वेक्टर सम ऑफ all the torques, all the torques acting on a body about an axis। ज़ाहिर है टार्क अगर बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है तो किसी एक्सिस के अबाउट होगा, या किसी भी अबाउट एन आर्बिट्रेरी एक्सिस
शुड बी नल वेक्टर। तो वो भी सम ऑफ टॉर्क्स शुड भी क्या होना चाहिए, ज़ीरो। ज़ीरो मतलब क्या होना चाहिए, नल वेक्टर होना चाहिए। अगर हम मैथमेटिकली इसको लिखें तो सिग्मा टॉर्क इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ज़ीरो। ये मैथमेटिकल फॉर्म है, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन की ज़रूरत कैसे पेश आती है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ मैं। देखिए फ़र्ज़ करें हमारे पास इस तरह एक रिजिड बॉडी है, यहाँ पे ये ओ पॉइंट पे अगर पिवट है तो इस पर दो फोर्सेस लेट से अमल कर रही हैं। यहाँ पे पी पॉइंट पे ये फोर्स एफ और ये फोर्स लेट से क्या है, माइनस है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड में क्या है, इक्वल है। तो जो सिग्मा एफ वाली कंडीशन है वो फुलफ़िल होती है, यानी सिग्मा एफ इज इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो। फर्स्ट कंडीशन फुलफ़िल होती है, लेकिन फिर भी बॉडी जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज क्या कर रहा होगा, रोटेट। इसमें एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, टॉर्क होगा। बॉडी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा लेट से, और हो इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, बॉडी फिर भी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। यानी फर्स्ट कंडीशन के साथ साथ हमें एक और कंडीशन की ज़रूरत है जिससे हम कहते हैं सेकंड कंडीशन इक्विलिब्रियम, कि फ़र्स्ट कंडीशन तो फिलफिल हो रही है फिर भी बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है। इसका मतलब क्या है कि सम ऑफ टॉर्क्स, ऑल द टॉर्क्स एक्ट ऑन अ बॉडी दैट शुड भी क्या होना चाहिए, ज़ीरो। यानी जितने टॉर्क्स अमल कर रहे हैं वो क्या होने चाहिए, ज़ीरो। या हम कह सकते हैं कि क्लॉकवाइज टॉर्क्स शुड बी इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। मतलब अगर ये फोर्स बॉडी को इस तरफ रोटेट करवाने की कोशिश करे तो एक और फोर्स हो, जैसे ये जो बॉडी को क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करे, जितना टॉर्क क्लॉकवाइज प्रोड्यूस हो उतना टॉर्क ही एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस हो, और बॉडी रोटेट ना करे, और वो सम ऑफ टॉर्क्स शुड भी क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। तो बॉडी क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। ये क्या है, इसकी सेकंड कंडीशन है। अब देखें हम जो हाउ टू फाइंड टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी, to find net torque acting on a body, कि हम ये देखना चाहते हैं कि एक बॉडी पे नेट टॉर्क कितना अमल कर रहा है। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि क्लॉकवाइज टॉर्क्स को हम क्या लेंगे, नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो टॉर्क इक्वेशन क्या है, टॉर्क इक्वेशन चलिए मैं बाद में करता हूँ। पहले हम लेते हैं कि एक बॉडी, रिजिड बॉडी है, उस पर जो टॉर्क अमल कर रहा है तो वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या चूज़ करेंगे, हम चूज़ करेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। वी विल चूज़ एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है ये क्या है, आर्बिट्रेरी होता है। आर्बिट्रेरी मतलब कोई भी आप ले सकते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन विद इन द बॉडी। रिजिड बॉडी के अंदर किसी भी पॉइंट को आप मान सकते हैं पिवट पॉइंट, कोई भी पॉइंट जो हो सकता है उसको क्या कह सकते हैं, पिवट पॉइंट। और पिवट पॉइंट जो है उससे जो परपेंडिकुलर लाइन पास करेगी उसको हम क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। सबसे पहले हम एक्सिस ऑफ रोटेशन चूज़ करेंगे, उसके लिए हम एक पिवट पॉइंट लेंगे, और पिवट पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन गुजरेगी वो इसका क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इन द चॉइस ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन वी आर फ्री टू चूज़। हम कोई भी जो एक्सिस है उसको चूज़ कर सकते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। बस ये पॉइंट ले लें, ये पॉइंट ले लें, ये कोई भी पिवट पॉइंट ले सकते हैं हम विद इन द बॉडी ऑफ दैट रिजिड बॉडी। तो वहाँ पे जो लाइन परपेंडिकुलर गुजरेगी वो क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। फिर फ़र्ज़ कर लें इस पर नंबर ऑफ़ फोर्सेज अमल कर रही हैं एक बॉडी पे। एक ये फोर्स है दैट से दिस फोर्स इज़ F1, ये फोर्स है दैट इज़ F2, ये फोर्स है दैट इज़ F3, ये फोर्स है दैट इज़ F4, ठीक है। फोर्सेस, नंबर ऑफ़ फोर्स दैट से 4 फोर्स अमल कर रही है। तो हम क्या करेंगे, जो कोई भी पिवट पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो कन्वीनियंट पॉइंट क्या है, पिवट पॉइंट जो ज़्यादा कन्वीनियंस में प्रोवाइड कर सकता है वो क्या है, वो पिवट पॉइंट लें जिसमें जो लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस,
ठीक है। जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस थी वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस क्या होनी चाहिए, उस पॉइंट से गुजरनी चाहिए, ठीक है। जो लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस वो क्या होनी चाहिए, उस पॉइंट में से ज़्यादा गुजरनी चाहिए। आप वो पॉइंट चूज़ करेंगे फ्राम वेयर जो लार्ज नंबर ऑफ लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस पास, द लार्जर नंबर ऑफ लाइंस ऑफ एक्शन, या कह लें कि ग्रेटर नंबर ऑफ लाइंस ऑफ एक्शन पास करें उसमें से, ठीक है, जिसमें से ज़्यादा तादाद जो है लाइन ऑफ एक्शन की पास करे फोर्सेस की। मतलब मैं अगर ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये होगी, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये होगी, इसकी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये होगी, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये होगी। अब देखें मेरे पास ये पॉइंट है जिसमें से दो फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन गुजर रही है, ये पॉइंट भी दो ही है, तो मैं चाहे इसे ले लूँ चाहे इसे ले लूँ, मैं ऐसे ले लेता हूँ। पीवट पॉइंट यही मेरा इस जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वही एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। फिर आपको पता है जो भी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पीवट पॉइंट से गुजरे उसका जो टॉर्क होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है, ठीक है, क्योंकि मोमेंट आर्म ज़ीरो होता है। अब देखें जो F3 है इसकी लाइन ऑफ एक्शन भी पीवट पॉइंट से गुजर रही है। सिमिलरली जो F2 है इसकी लाइन ऑफ एक्शन भी गुजर, इसका मतलब F3 और F2 की वजह से टॉर्क क्या होगा, ज़ीरो। अब F1 का टॉर्क फाइंड करें, उसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेते हैं, D1 है, तो F1 D1, ठीक है। अब देख लेंगे इसमें प्रोड्यूस किस तरफ करेगा ये टॉर्क, F1 इसमें एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस करेगा F1, ठीक है। और इसको क्या ले रहा हूँ, पॉजिटिव। और दूसरा हमारे पास क्या रह गया, दैट इज़ F2 ये है, ठीक है। F2 सॉरी ये F3 है, F3 कहाँ से गुजर रही है, ये भी पिवट पॉइंट से, और F2 ये है, F2 यहाँ से ये, और ये इसका लेट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लें, ये क्या है D2, तो ये बॉडी को रोटेट करवाएगा, ये भी F2 भी एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस F2 D2 दैट इज इक्वल टू कितना टॉर्क है ये हम आप यहाँ से क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। F1 प्लस F2 D2 ये हमारे पास आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स आ जाएगा। अब चूँकि क्लॉकवाइज टॉर्क्स कोई नहीं है तो इसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी, इसका मतलब ये बॉडी सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तो ये बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। तो किसी भी बॉडी पे टॉर्क फाइंड करने के लिए ये क्या है, नेट टॉर्क फाइंड करने का ये मेथड है। तो फर्स्ट कंडीशन के साथ साथ हमें सेकंड कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है, क्यों, क्योंकि बॉडी जो है अगर फोर्सेस का सम ज़ीरो भी हो तो भी बॉडी अपने किसी एक्सेस के गिर्द, अपने किसी पॉइंट के गिर्द रोटेट कर सकता है। तो सिग्मा टा शुड बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। ये हमारी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।